चंद्रप्रकाश चौधरी के 5 अच्छी चीज आपको क्या पसंद है? और चंद्रप्रकाश चौधरी के पूरे कार्यकाल में वो 5 चीजें जो आपको अब भी अखरती। तो या जो तो दर्शक ये कहेंगे कि 4 चीज जयराम महतो नहीं गिना पा रहे हैं उनके बारे में। वो मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए था। हम्म। अपनी अर्धांगिनी को रामगढ़ से विधायक नहीं बनाना चाहिए था। जयराम महतो अपनी पार्टी का विलय किसी दूसरे पार्टी में कभी करेंगे? तो देखिए, विलय नहीं, हम लोग गठबंधन पर सोच सकते हैं और वो रायशुमारी के साथ ही सोचेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि झामुमो कांग्रेस और भाजपा में से कौन सा दल है ऐसा जिसमें आपकी विचारधारा थोड़ी निकट आ पाते हैं? कांग्रेस, भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन और बाबूलाल में बेहतर नेता कौन लगते हैं जयराम महतो को? कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में किनकी कार्यशैली आपको प्रभावित करती है? झारखंड में आप इकलौते ऐसे नेता हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अब तक किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। क्या ऐसा हुआ है क्या कि आपको गठबंधन का ऑफर आया हो और आपने ठुकरा दिया हो, या अब तक ऑफर आया ही नहीं? नहीं नहीं, झूठ बोल के फायदा नहीं। गठबंधन को जो बाहरी लोग हैं, जिनकी चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी जो है वो खप रही है यहाँ, और जाहिर है कि वे यहाँ हैं तो यहाँ की इकोनॉमिक्स में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका भी योगदान है, तो आपकी राजनीति से उनको डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो 1934 में है उसका क्या होगा? ठीक है कि आप समर्थन में है, मेरे पास भी खतियान है, मैं भी कह दूं कि 1932 लागू होना चाहिए, पर होगा कैसे? करेगा कौन? अर्जुन मुंडा नहीं कर पाए, बाबूलाल मरांडी नहीं कर पाए, हेमंत सोरेन नहीं कर पाए, विधानसभा से पारित कराकर नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया अब तक। जयराम महतो के पास ऐसे क्या रास्ते हैं कि वे कर दिखाएंगे जो अब तक नहीं हुआ 24 साल के इतिहास में? कुछ आप जोड़कर इन क्या सवालों से हमें कब बख्शेंगे? हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जयराम जी, आप पे अक्सर ये सवाल होता है, जब से आपने भाषा आंदोलन के बाद अपनी जगह पुख्ता की और अपनी एक पहचान सुदृढ़ की है, उसके बाद एक सवाल बार बार मन मस्तिष्क पर है लोगों के कि जयराम महतो अंगिका, भोजपुरी, मगही, है ना, इन भाषाओं से वो बहुत चिढ़ते हैं। नहीं। मैं अपनी सवाल ठीक है, complete पूरा करूं। कीजिए। अगर चूंकि आपने उनके खिलाफ, उन भाषाओं के खिलाफ खास करके इन क्षेत्रों में जो है आपने आंदोलन शुरू किया था, अगर वाकई ये चिढ़ है तो क्या जयराम महतो लोकसभा चुनाव में नामांकन से पहले क्या ये ऐलान करेंगे कि उनको भोजपुरी बोलने वाले लोग या मगही बोलने वाले लोग या अंगिका बोलने वाले लोगों का वोट नहीं चाहिए? देखिए, मेरा पहला वीडियो सोशल मीडिया में होगा। जी। मानव श्रृंखला से पहले जितने भी मैंने वीडियोज़ या फिर मेरे जो फुटेज होंगे सोशल मीडिया में होंगे ही। जी। मैंने क्या तर्क दिया था कि धनबाद और बोकारो की सीमा बंगाल से लगती है, अतः यहाँ के मूलवासी मंगला बोलते होंगे। मैंने ये तर्क दिया था। कोडरमा, हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, पलामू की सीमा बिहार से लगती है, अतः वहाँ का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ के लोग पड़ोसी राज्य की भाषा बोलते होंगे। हमने ये भी कहा था कि आसमान में पक्षी उड़ती है, उसको जिस भाषा में गाना है गाए, कोई पाबंदी नहीं है। बस हम यहाँ लिखित मान्यता नहीं देने के पक्ष में है कि ये भाषा हमारा यहाँ उसका उद्गम स्थान नहीं है, ये यहाँ की प्रवासी भाषा है, अतः प्रवासी भाषा को यहाँ के मूलवासियों के बीच लिखित मान्यता नहीं दिया जाए, यानी कानूनी मान्यता। हमने तो बोलने पर, गाने पर कोई पाबंदी नहीं। हमने तो बढ़िया उदाहरण दिया है कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, उसे किसी ने नहीं रोका है कि तुम्हें इस गाना नहीं गाना है, चिड़िया उड़े, लेकिन हम उन्हें कानूनी मान्यता नहीं देने के पक्ष में है। ठीक है, ये आपका वर्जन है। मैं अगले सवाल पर आना चाहता हूँ जयराम जी की आपकी पूरी जो राजनीतिक संरचना है ना, उसमें भाषा आंदोलन है, खतियान आंदोलन है। आप लगातार इन मुद्दों को लेकर के राजनीति की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में अब आपका दाखिला हो रहा है, और इससे पहले आपने आंदोलन किया है। मुझे याद आती हैं मायावती। बसपा लगातार चुनाव हार रही थी उत्तर प्रदेश में, वो भी वैसे उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण के लिहाज से बहुत जटिल राज्य है। उनका एक नारा हुआ करता था, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का, लेकिन इस नारे ने बहुत कमाल नहीं किया उत्तर प्रदेश में और वे लगातार चुनाव हारती गईं, और उसको नारे को तब्दील किया गया सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का। अभी आप खतियान की बात कर रहे हैं, अभी आप भाषा की बात कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में आपको भी नारा बदलने की ज़रूरत पड़ेगी? ये जीत और हार के वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपने एजेंडे को? नहीं, हमारा स्टैंड झारखंडियत पर रहेगा और डबल वोटर कार्ड के साथ हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। और जो लोग इस राज्य में अगर हो चुके हैं तो इस राज्य की भाषा संस्कृति को स्वीकार करने में परहेज नहीं करना चाहिए। हम लोग अपनी झारखंडियत के स्टैंड पर कायम रहेंगे। इतनी जल्दबाजी क्यों है लोकसभा चुनाव लड़ने की? इतनी जल्दबाजी क्यों, यह जानते हुए कि लोकसभा का जो चुनाव होता है
वो स्थानीय मुद्दों पर लोग वोट नहीं करते, उसमें नेशनल तरीके से लोग सोचते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट करते हैं। उन्हें अभी वर्तमान के उनके परिदृश्य में अभी मोदी हैं या फिर राहुल होंगे, एनडीए होगा या फिर इंडिया होगा, वे इस तरीके से देखते हैं। अभी तो आपके पास समय था, अभी विधानसभा के चुनाव भी जो हैं वो 5 महीने बाद हैं। आप पार्टी को और मजबूत कर सकते थे, आप संगठन को और विस्तार दे सकते थे, अभी आपको संथाल में जाना चाहिए था, ऐसा लोग आप पे आरोप लगाते हैं। सत्ता की महत्ता आपके लिए शायद इतनी बढ़ी, ये लोग आपके विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आपने लोकसभा चुनाव लड़कर एक लिटमस टेस्ट की तरह इसे देखने की जिद ठान ली कि एक बार देख के तो देखें कि हमको लोग समर्थन दे भी रहे हैं कि नहीं, इसके बाद हम विधानसभा चुनाव में अपना पावर दिखाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग तो जीतने के उद्देश्य से ही आए हैं, और चूंकि स्वाभाविक है जी। जो लोग क्योंकि ये बात आप मान रहे हैं कि आपकी पार्टी अभी बहुत अच्छे तरीके से नहीं, विस्तार बिल्कुल नहीं कर पाई। बिल्कुल सत्य है, जो सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हम्म, अभी नई पार्टी है, लेकिन विषय ये था दर्द। और चूंकि जो लोग देवघर से हमें बैठ के सुन रहे हैं, या फिर जो कोडरमा के किसी अन्य हिस्से से बैठकर सुन रहे हैं, बिल्कुल। कोई गढ़वा पलामू सुन रहे हैं, तो शायद वो धनबाद और बोकारो की पीड़ा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर उनके साथ इस प्रकार की कुछ एक घटनाएं घटी होंगी तो शायद अनुभव करेंगे। तो हमें चुनाव लड़ने पर विवश धनबाद, गिरिडीह, बोकारो की जो पीड़ा है उसने किया है। वो पीड़ा यहाँ के विस्थापितों की है, वो पीड़ा यहाँ के लोगों की जो जमीन को अपनी माँ समान मानते हैं, और उनकी माँ समान जमीन को यूं सीने को चीरकर जिस प्रकार कलेजे को निकाला जाता है, कोयले को निकाला जाता है, और उनकी सुनी नहीं जाती है, उस चीख ने, उस पीड़ा ने हमें राजनीति पर आने के लिए मजबूर किया। तो कह सकते हैं हम पीड़ितों की आवाज़ बन के आए हैं। मेरी व्यक्तिगत ना इच्छा रही, ना आकांक्षा रही, हम तो राज्य को फोकस किए थे, लेकिन कुछ पीड़ाएं हमारे सामने ऐसी आईं जो धनबाद और बोकारो में रहने वाले, आवास करने वाले लोग ही समझ सकते हैं, और हम लोगों की पीड़ा ही बनकर, उनकी दर्द बनकर ही सामने आए थे। तो हमें लगता है उनकी दर्द ने हमें चुनाव लड़ने पर तो हमारे आमंत्रण किया हमारे है। दर्शक देख रहे होंगे तो कहेंगे कि 5 महीने और दर्द सहना था, 5 महीने दर्द सहते तो संगठन भी और मजबूत होता और विस्तार भी पार्टी का नहीं, होता। हमें लगता है कि संगठन चुनाव लड़ने से भी मजबूत होगा। हम्म, चुनाव लड़ने से ऐसे मजबूत होगा जैसे हम लोग संथाल परगना लड़ेंगे, दुमका लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है दुमका में हमारा वोट हम्म, संगठन के उद्देश्य से होगा। तो जहाँ भी हम लोग लड़ेंगे, रिजल्ट आएंगे तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो संगठन का विस्तार होगा। जयराम जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश में खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक गठबंधन है, एनडीए है ना, उसमें कई सारी पार्टियां हैं जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं और उनके साझा प्रत्याशी होते हैं। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी वो भी गठबंधन में है, इंडिया अलायंस में है। झारखंड में आप इकलौते ऐसे नेता हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अब तक किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। क्या ऐसा हुआ है क्या कि आपको गठबंधन का ऑफर आया हो और आपने ठुकरा दिया हो, या अब तक ऑफर आया ही नहीं? नहीं नहीं, झूठ बोल के फायदा नहीं, गठबंधन का ऑफर नहीं आया है। हम्म, हमको खुद से अपनी उनकी पार्टी से लड़ने का ऑफर आया है, हम्म, गठबंधन का ऑफर नहीं आया है। और मेरा मानना है कि ये चुनाव हार जीत से ऊपर की राजनीति हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग आइडियोलॉजी में, व्यवस्था में बदलाव की रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। तो इसलिए चुनाव में हार जीत हमें विचलित नहीं कर पाएगी। लोग कहेंगे कि लोकसभा चुनाव लड़के आप क्या अलग रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि आप अभी इकलौते हैं जिनका पूरा नाम है ना, बाकी अन्य लोगों पर संशय बरकरार है। हालांकि मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, जितने भी लोग लड़ रहे हैं उन सबको लेके मेरी शुभकामनाएं हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, राजद के हों, माले के हों, आपकी पार्टी के हों। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप अकेले कितना कर पाएंगे लोकसभा में जाने के बाद? मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर, जब हमने इतिहास में पढ़ा, जी जी, उनको बोलने तक का मौका नहीं मिलता था। और आज एक संसद में ऐसा भी समय है जब 150 एक साथ सांसद बर्खास्त कर दिए जाते हैं। ये भी आरोप हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके विपक्ष में बोलने वाले लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है, ऐसा कांग्रेस का भी दावा है। तो आप अगर इकलौते, अगर अपने पार्टी के प्रत्याशी जो जीत के जाएंगे संसद, तो वो कितना बोल पाएंगे, कितना कुछ कर पाएंगे? और चूंकि उम्मीदें सबसे ज़्यादा आपसे होंगी, और जब उम्मीदों की पूर्ति नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा निराशा आपके समर्थकों को भी होगी। बिल्कुल होगी। तो हम लोग निस्संदेह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और निश्चय ही बदलाव की परिस्थिति में ये राज्य है जी। और हम चाहेंगे कि जितने भी राज्यवासी हैं इस बदलाव में शरीक होंगे। एक बड़ा ज़रूरी सवाल जो गठबंधन से ही जुड़ा है, मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या गठबंधन का ऑफर मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑफर ना भी मिला हो
तो फिलहाल जो आप परिदृश्य देख रहे हैं ना, एक तरफ एनडीए का हिस्सा है, एक तरफ इंडिया की जमात है। जयराम मातो खुद को किस गठबंधन के नज़दीक पाते हैं? एनडीए की तरफ उनको लगता है कि उनकी पार्टी की विचार या उनके अपने विचार जो हैं वो एनडीए की तरफ थोड़ा थोड़ा अलाइन है, बहुत निकट है, या फिर इंडिया की तरफ, कैसे किस, हम लोग तो अगर इस बगैर ये कहे कि हम लोग बहुत न्यूट्रल हैं, क्योंकि सेंट्रल कुछ होता नहीं है, तीसरे फ्रंट की तलाश में है। तीसरे फ्रंट की तलाश में? देखिए, मेरा भी मानना है कि पता नहीं भारत के लोग कब अपनी वोट के प्रति अपनी आज़ादी और वोट के प्रति अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाएंगे। आज पता नहीं दो पार्टियों में भारत के लोग सिमट के रह गए हैं। यही हमारी इस देश की कमजोरी का कारण भी है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, इसलिए मेरा ओपिनियन है, अगर मान के चलिए हमारे पास 5 पार्टियां होती, 5 अलायंस, एनडीए, इंडिया और 3 कुछ, तो अगर हम वन बाय वन अगर सोचें कि मान के चले भी एनडीए का टाइम है, अगर एनडीए करप्टेड होती है तो इंडिया को मौका मिलेगा, अगर इंडिया करप्टेड होगी तो तीसरी पार्टी को मौका मिलेगा, अगर वो भी करप्टेड होगी तो चौथी को मिलेगा, और अगर वो भी गलत करेगी तो पांचवी को मौका मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में एनडीए जो आज अभी गवर्नमेंट में है, इसको फिर से समय आने में कम से कम 25 साल का टाइम लगेगा। अगर 5 पार्टी होती है और मान के चलते जिस प्रकार अभी एनडीए यूपीए 10 साल यूपीए का था, अब 10 साल एनडीए का, पता नहीं फिर क्या होगा। लेकिन दो ही पार्टी होने के कारण क्या होता है कि हमारे देश को नुकसान भी हो रहा है। अगर पार्टियां ज्यादा होती, गठबंधन ज्यादा होते हैं, तो पार्टियों में, राजनेताओं में डर का माहौल होता। अगर अगर अब ये 5 पार्टी होती जो सरकार बनाने की स्थिति में होती, तो बीजेपी को भी डर होता, कांग्रेस को भी डर होता कि हम कुछ भी करेंगे भैया, लोगों के साथ छल कपट चीट तो नहीं करेंगे, क्योंकि जब अगली बार लोग मौका देंगे तब तक 20 साल का समय बीत चुका होगा, क्योंकि और ऑलरेडी 3 पार्टियां हैं मजबूत जो चुनाव जीत सकती लेकिन हैं। तीसरे फ्रंट में ओवैसी हैं, वो भी तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं, है ना? मतलब इंडिया और एनडीए की इतर भी तीसरे फ्रंट की बात हो रही है। पार्टियां तो हैं ही, लेकिन चूंकि उनको उतना बहुमत नहीं है और उनकी उतनी क्षमता फिलहाल नहीं है कि वे तीसरे फ्रंट की तरफ आगे आ पाए, तो ये एक भारी समस्या तो है कि फिलहाल वे उस स्थिति में नहीं है कि वे तीसरे फ्रंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल मेरा अगला सवाल जयराम जी ये है, आप चुनावी सब, ये हमारे एक दर्शक ने, और वे झारखंडी नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वे झारखंड के रहने वाले हैं, पर उनकी लगभग 3 से 4 पीढ़ियां यहाँ गुजरी धनबाद में। उनके पिताजी व्यवसाय करते हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा है और कहा है कि आपसे पूछने के लिए, बाकायदा मैं उनका एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है आपके समक्ष कोट करता हूं। बिल्कुल। उन्होंने लिखा है कि जयराम जी चुनावी समर में हैं। झारखंड को बनाने, संवारने, गढ़ने में कथित बाहरी लोगों की भी महती भूमिका है, चाहे वह मारवाड़ी हों, गुजराती हों, यूपी बिहार के लोग हों, या देश के किसी भी हिस्से से आए हों। इनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी झारखंड की सेवा में अपना जीवन खपा रही है। उन्हें आप लोगों की राजनीति से क्या असुरक्षित महसूस करना ज़रूरी होगा? क्योंकि वे लोग कह रहे हैं कि आपकी राजनीति से जो बाहरी लोग हैं, जिनकी चौथी, पाँचवीं, छठी पीढ़ी जो है वो खप रही है यहाँ, और जाहिर है कि वे यहाँ हैं तो यहाँ की इकोनॉमिक्स में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका भी योगदान है, और वैसे लोग भरे पड़े हैं, चाहे वे धनबाद में हों, चाहे जमशेदपुर में हैं, चाहे कंपनीज के अगल बगल के क्षेत्र में हो, उद्योग के अगल बगल के क्षेत्र में हो। तो आपकी राजनीति से उनको डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं के उदाहरण पर मैं क्या बात कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र को, बम्बई को बनाने में गुजराती का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज तक गुजराती लोगों ने नहीं कहा कि महाराष्ट्र में गुजराती भाषा को मान्यता मिले। तो फिर हमारे राज्य के साथ ऐसा क्यों? स्वीकार है, जो यहाँ रहता है इकोनॉमी में बिल्कुल उसका रोल होगा। तो ठीक, बिल्कुल गुजरात और महाराष्ट्र के उदाहरण को लीजिए, ठीक बात। खासकर बम्बई सिटी को लीजिए। उस सिटी को आज पूरे विश्व में पहचान बनाने में गुजरातियों का डायरेक्टली, साइलेंटली बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज तक गुजराती लोगों ने कभी नहीं कहा कि मुंबई में हमारी गुजराती भाषा को हमें दर्जा मिले। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड के साथ ऐसा क्यों भाई? ठीक है, आपका रोल है। तो भोजपुरी भोजपुर की भाषा है, मगही मगध की भाषा है, बोलिए, किसने मना किया है? बोलने के लिए यहाँ किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन आप कानूनी मान्यता हम ही से मांग रहे हैं भैया। आपके लोग बंगाल में भी रहते हैं, आपके लोग अन्य प्रदेशों में रहते हैं, वहां आप कुछ मांग नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें आप कमजोर मानते हैं। तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा बात देखिए, क्लियर करना चाहते हैं, हमारी लड़ाई 1932 खतियान या फिर खतियान आधारित सर्वे सेटलमेंट 64 यानी जमीन के रिकॉर्ड्स के आधार पर स्थानीय नीति की है। अच्छा, एक बात बताइए, उसका जरूरत कहाँ है? इसका मतलब ये थोड़ी कि जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है वो चले जाएं, रोजी रोजगार कर रहे हैं, रोजी रोजगार करने की इसलिए मना नहीं किया है, वह गैर सीएनटी जमीन पर बसे हैं। मैं 1932 के सवाल पर आऊंगा, चूंकि कई लोगों ने इस पर सवाल पूछा इसको हम लोग एक्सप्लेन ही कर देते हैं जी। तो भाई उसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? सबसे पहला बात, खतियान के आधार पर एक स्थानीय नीति बनेगी, डोमिसाइल पॉलिसी बनेगी। किस खतियान के आधार पर? ठीक है, हम चूंकि झारखंड
जो है वो विविधताओं का राज्य है, बड़ा विविधता, तमाम जिलों में बड़ी विविधताएं हैं। ठीक बात। तो 32, 64, अंतिम सर्वे, सेटलमेंट, भाषा, संस्कृति, हुकुमनामा, पट्टानामा, यानी 4-5 कॉलम में झारखंड की स्थानीय नीति परिभाषित होगी। ठीक बात। और उस स्थानीय नीति की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जो झारखंड नाम की सरकारी नौकरियां होंगी भैया वहां पड़ेगी। तो इस ये तो पहली बात है कि लोगों को क्लियर होना चाहिए कि स्थानीय नीति की जरूरत पड़ती कहाँ है। स्थानीय नीति की जरूरत पड़ती है नियोजन नीति में। स्थानीय नीति की जरूरत वहां नहीं पड़ती है कि टेलीविजन हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, हम ट्रेन में बैठ के सफर करेंगे कि नहीं करेंगे, बस में बैठ के सफर करेंगे कि नहीं करेंगे। उनकी जरूरत पड़ती है नियोजन नीति में। अच्छा जयराम जी, जो कई लोग हैं ना, उनका एक ये भी तर्क है कि ठीक है कि कहीं 1932 में सर्वे सेटलमेंट हुआ, कई जगह जो है वो बाद में सर्वे हुए, है ना, कई जगह तो 50 साल बाद भी सर्वे हुआ। क्यों है ऐसा कि जयराम माथुर सिर्फ 1932 की ही बात करते हैं और उसी के आधार पर स्थानीयता तय करने की बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, हमने कोल्हान 64 की बात है, बहुत सारे अन्य जिले हैं जहाँ अंतिम सर्वे सेटलमेंट की बात है। तो हम लोग ऑब्लिक के साथ बात करते हैं। केंद्र बिंदु जो मेन आपका डेडलाइन होगा वो 1932 होगा, चूंकि उसमें मैक्सिमम सर्वे उस टाइम हो चुका था। जो 1934 में आया उसका क्या होगा? जो 1933 में आया हाँ उसका बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल, उस पर भी हम उत्तर देना चाहेंगे। हमने तो ये भी कहा कि 32-64 के अलावे भी कोई लोग हैं। हम्म, चलिए 32-34 छोड़िए, कोई 1975 में ही आया है। हम्म, लेकिन चूंकि झारखंड के लोग सरल स्वभाव के होते हैं, आतिथ्य बड़ा बेहतर करते हैं, तो हमने ये कहा कि यदि उस शख्स का हम्म, अपने भूभाग से नाता टूट चुका है, यानी दोनों राज्यों में उसकी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक बात। और अगर वो झारखंड का ही होके रह गया है और उस शख्स ने यहाँ की भाषा संस्कृति को अपना लिया, अपना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जमीन को अपनाया, यहाँ की नौकरियों को आपने अपनाया, तो भाषा संस्कृति को अपनाकर विवाद को खत्म कर देना चाहिए था। तो उसके लिए हमारी एक टीम गठित होगी और उन्हें बिल्कुल यहाँ कोई किसी बात की आपत्ति नहीं होगी, लेकिन शर्त है कि एक राज्य में उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपने 1932 की बात की जयराम जी, और 1932 को लेके इस देश ने दंगे भी देखे। बाबूलाल मरांडी का दौर आता है 2002 में, वे 1932 के आधार पर स्थानीयता तय करते हैं। इस राज्य में 6 लोगों की मौत हो जाती है, 6 लोग जान गंवा देते हैं। इसमें राजनीतिक हलचल इतनी बढ़ती है कि बाबूलाल मरांडी को अपनी सत्ता जो है वो छोड़नी पड़ती है, और आज तक, यानी अभी 2024 में हम लोग बैठे हैं, लगभग 22 साल हो गए, बाबूलाल मरांडी की सत्ता में वापसी नहीं हो पाई है। वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक दोबारा नहीं पहुंच पाए हैं। इसके इतर हर पार्टी ने 1932 की बात की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1932 की बात की, बीजेपी कई बार 1932 करके फिर इधर उधर की बात होती रही। हर पार्टियां तो 1932 की बात की, लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। मुझे याद है 2013 में संभवतः जब हेमंत सोरेन पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था और उसके बाद कहा था कि 1932 के आधार पर हम कैसे स्थानीयता तय कर सकते हैं, ये हमें कमेटी बताएगी। लेकिन इसके बावजूद उस पर भी कोई पहल नहीं हुआ। अंततः रघुवर दास 1985 के आधार पर स्थानीयता तय करते हैं। आजसू जो 1932 की बात कर रही थी, तब उन्होंने 1985 पर, कहा जाता है, आरोप है उन पर कि मिठाइयाँ भी बटी और उन्होंने समर्थन भी दिया। मैं कह रहा हूं कि जब 24 साल में नहीं हो पाया है, तो आपके पास क्या विकल्प है, क्या फ्रेमवर्क है कि आप 1932 के आधार पर स्थानीयता तय करा देंगे और बगैर किसी दंगे के, बगैर किसी एक भी हिंसा के इस राज्य में लोग 1932 के आधार पर स्थानीयता को स्वीकार कर लेंगे? देखिए, अब जैसे इसे अगर आप उंगलियों पर गिराना चाहेंगे कि मैं 1932 ऐसे पास कराऊंगा ताकि ये बगैर किसी संवैधानिक चुनौतियों के इतर वे आराम से इस राज्य में लागू हो जाए। चूंकि मुझे जहां तक जानकारी है, झारखंड के हाईकोर्ट में या किसी भी हाईकोर्ट में 5 खंडपीठ जो है, 5 जजों की खंडपीठ बहुत मुश्किल से बैठती है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। लेकिन 1932 को लेकर जब बाबूलाल मरांडी आगे बढ़े, तब ये मामला कोर्ट में गया, याचिकाएं दाखिल हुई और सुनवाई करते हुए 5 जजों की खंडपीठ बैठी, और इसके बावजूद 1932 पर कोर्ट ने रोक लगा दिया। आपके पास संवैधानिक चुनौतियों को रोकने के लिए क्या उपाय हैं, क्या विकल्प है, ताकि आप इस राज्य के लोगों को यह बता सके कि 1932 हम ऐसे लागू करेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है संविधान, बिल्कुल भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान पर सबकी आस्था है, लेकिन झारखंड के साथ कहीं ना कहीं जो संविधान में बैठे लोग हैं वे भी न्याय नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अभी देखिए, जो आरक्षण का बिल आया था, झारखंड में 77% आरक्षण था और बिहार में 75% था। बिहार में शायद एक्सेप्टेड है और झारखंड में सेम बिल रिजेक्टेड है। राज्यपाल
बॉर्डर पार राज्यपाल की परिभाषा बदल गई, बॉर्डर के इस पार राज्यपाल की परिभाषा बदल गई। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि यहाँ एक ऐसा सिंडिकेट कार्य कर रहा है। देखिए सिंडिकेट क्यों कार्य कर रहा है, यहाँ की मिट्टी में खनिज संपदा है और सबकी टकटकी निगाहें उस खनिज संपदा पर है। जिस दिन वो खनिज संपदा समाप्त हो जाएगी, कोई झारखंड पे इंटरेस्ट नहीं लेगा। झारखंड जब खंडर बन जाएगा, कोई झारखंड पे इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसलिए आज बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि हम छोड़ देंगे। नहीं, ये मेरा राज्य सवाल तो आसानी जयराम जी यही आसानी है से कि मिला ही नहीं है। ये राज्य भारत देश का एकमात्र राज्य है जो आसानी से नहीं मिला वो है। ठीक बात है बाकी जयराम जी, राज्य आसानी से मिले हैं। लेकिन आप संवैधानिक, मेरा सवाल वही है कि इसको कैसे करेंगे, कैसे बिल्कुल लागू करेंगे देखिए हमारा स्पष्ट कहना है। इसको इंश्योर करते हुए कि खून खराबा ना हो, नहीं इसको बिल्कुल इंश्योर क्यों करते होगा हुए भाई, कि कोई क्यों उपद्रव क्यों नहीं खून हो। खराबा होगा। हम तो कहते हैं बिहार हमारा मंझला भाई है, नहीं, पश्चिम चूंकि बंगाल हमारा। इतिहास ऐसा रहा है ठीक है, हम 2002 उसी में। इतिहास पर ही बात करते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें भावनात्मक भी रखी जाइए। बंगाल को हम बड़ा भाई कहते हैं, बिहार को मंझला भाई कहते हैं, उड़ीसा को अपना संझला भाई कहते हैं, खुद को छोटा भाई कहते हैं। जब ये छोटा भाई बाकी 3 भाइयों की प्रॉपर्टी पे डिस्टर्बेंस नहीं करता है, बाकी 3 भाइयों की प्रॉपर्टी पे नज़र उठा के देखता ही नहीं है, तो फिर बाकियों का भी कर्तव्य बनता है कि हमारी प्रॉपर्टी पर नज़र उठा के ना देखें। लेकिन आज आप कहीं चले जाएं, आप सर्वे कर लें, कहिएगा तो हम अपनी टीम देंगे सर्वे में, आप साजिशों से आपका पर्दाफाश करवाएंगे कि हर जगह जहाँ इकोनॉमी है उनका पकड़ है। वो ठीक है जयराम जी, लेकिन मेरा सवाल वही है कि ये सारी चीज़ें ठीक है, हमारे दर्शक भी देखेंगे तो वे कहेंगे कि नहीं ठीक है, अगर जयराम महतो 1932 के पक्षधर हैं। मैं मतलब मेरी मतलब हमारे खानदान 8 पुश्त पहले बिहार से आए और हम लोग 1932 के पहले के भी खतियानी है ना। हमारी भाषा भोजपुरी है, मातृभाषा हमारी भोजपुरी है, और हम लोग मतलब 1932 क्या मतलब उससे 7 पुश्त जब गुजर गया तो जाहिर है कि उससे भी पहले हम लोग आए होंगे। तो सवाल वही है कि ठीक है कि आप समर्थन में हैं, मेरे पास भी खतियान है, मैं भी कह दूं कि 1932 लागू होना चाहिए, पर होगा कैसे, करेगा कौन? अर्जुन मुंडा नहीं कर पाए, बाबूलाल मरांडी नहीं कर पाए, हेमंत सोरेन नहीं कर पाए, विधानसभा से पारित कराकर नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया अब तक। जयराम महतो के पास ऐसे क्या रास्ते हैं कि वे कर दिखाएंगे जो अब तक नहीं हुआ 24 साल के इतिहास में? देखिए इस राज्य की जनता तय करेगी। जलीकट्टू आपको याद होगा, शायद तमिलनाडु का कोई एक प्रथा है, जी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, बाकायदा फरमान भी जारी किया था कि इसे प्रतिबंध किया जाता है। बहुत बड़ा एक्शन और रिएक्शन हुआ और तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अपने डिसीजन को बदलना पड़ा। लेकिन हमें तो यहाँ हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। तो चूंकि यहाँ के लोगों को इन 70 सालों में इस प्रकार से मतलब कंट्रोल में रखा है कि आज वे लोग अपने दिनचर्या के जीवन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके अलावा सोचने की शक्ति भी थोड़ा सा उनमें कम रह गई है। तो लिहाजा जिस दिन तमिलनाडु के तर्ज पर, जलीकट्टू के तर्ज पर यहाँ के लोग मूवमेंट, चूंकि मूवमेंट सही सफल होगा, जब मूवमेंट बेहतर होगा तो ये माहौल क्रिएट होगा। और उस माहौल के क्रिएट के अनुसार जो सरदार पटेल कहते थे कि लोकतंत्र में लोगों की मांग सर्वोपरि होती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ के लोग, यही जलीकट्टू सुप्रीम कोर्ट का फरमान था, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट को अपने फरमान को बदलना पड़ा। हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट का विषय है, हाई कोर्ट को भी अपने फरमान को बदलना होगा। तो वो तभी बदला जाएगा जब यहाँ की जनता अपने हक अधिकार के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाएगी। और जहाँ तक सरकार है, बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और अगर जयराम जी, अगर ये मूवमेंट सही होगा तो लोग तो आप पे सवाल करेंगे ना कि अगर मूवमेंट से होगा तो फिर तो जयराम महतो या उनके पूरे संगठन को भी मूवमेंट ही करना चाहिए जब तक 1932 नहीं पारित नहीं, ना हम हो लोग जाए। मोमेंट से ही यहाँ तक आए हैं। और हमारा दूसरा तर्क ये होगा कि जब इसी भारत देश के 66वां संविधान संशोधन 1990 में CNT कानून, अभी 32 की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन 32 से शायद 24 साल पहले 1908 का समय आता जी। है, जब 1908 के कानून इसी संविधान में आज़ाद भारत में, गणतंत्र भारत में, आज़ाद नहीं, चलिए अब गणतंत्र भारत की बात करते हैं, 1950 1990 यानी 40 साल के बाद उसी 1908 के कानून को भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में शामिल किया गया, तो 1932 के खतियान को भी शामिल करना चाहिए। चलिए ठीक और है, इस पर मुझे लगता है कि इस पे और भी बातें जो है वो आप चुनाव जीते और इसके बाद चुनावी जीत के बाद ये मुसलसल मुझे लगता है कि सबकी निगाहें इस पर होंगी कि जयराम की नहीं, अभी आगे की देखिए बाकी प्रतिक्रियाएं जो क्या गैर राज्यों के लोग भी हैं, होंगी। जी। जिनमें ह्यूमनिज्म है, हम्म। दया है, करुणा है, वो झारखंड के अधिकार के बीच रोड़ा नहीं बन रहे हैं, वो बल्कि समर्थक हैं। हम्म। वो कहते भी हैं कि नहीं, झारखंड के इस हालात से हमें भी खेद है। ठीक बात। लेकिन जिनकी आदत है कि भाई अगर ज़्यादा मिल रहा है तो उसको भर के ले जाके फ्रिज में भर के रख दें, वैसे ही लोग अवरोधक बने हैं। बाकी जो लोग चाहते हैं कि नहीं उनके साथ गलत हो रहा है, वे लोग हमारे साथ हैं। ठीक है जयराम जी, हालांकि आपकी पार्टी बहुत नई नवीली पार्टी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबकी निगाहें इस बात पर है कि भाई अगर मतलब इतने
वर्षों के बाद अगर कोई लड़का निकला है आंदोलन के गर्भगृह से निकलकर झारखंड में पूरी तरीके से छा गया है, तो वे झारखंड की सियासत तक महदूद नहीं रहे, झारखंड की सियासी सरहदों तक महदूद नहीं रहे। लोगों की आकांक्षाएं हैं कि आप राष्ट्रीय राजनीति में भी जाएं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहेंगे? अभी हालांकि बहुत आपकी पार्टी छोटी है, अभी कोई भी आपने चुनाव नहीं लड़ा है, ये पहला चुनाव है। क्या मन में कहीं तो होगा कि हमको राजनीति झारखंड के अलावा भी राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें राजनीति करनी है? क्या ऐसा हाँ कुछ है? बिल्कुल, अगर कोई राजनीति पे आता है तो स्वाभाविक है, इच्छा हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम लोग का फोकस इस राज्य को बनाने की होगी। जी। और हम तो चाहेंगे कि बाकी जितने भी राज्य हैं, चूंकि भारत एक संवैधानिक देश बेशक है, लेकिन राज्यों की अपनी अपनी भौगोलिक सीमा है, अपनी आइडेंटिटी है, अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी विविधताएं हैं। तो इसीलिए सभी को पहले अपने राज्यों के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। अतः हम लोग इस राज्य के उत्थान के बारे में पहला प्रयास हमारा वही रहेगा। उसके बाद अगर उस समय अपने आप को उस काबिल समझेंगे तो देश की राजनीति में इंटरफेयर करेंगे। पर मेरा सवाल यहीं, एक दूसरा सवाल यहीं पैदा होता है कि सपोज कि आप अच्छी, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर आप जीतते हैं, आपकी पार्टी मजबूत होती है, आप बिहार विधानसभा में जाते हैं, पर लोग तब के वोटर तो कहेंगे कि ये लड़का तो हमारे लिए सुरक्षा का माहौल बना दिया, बाहरी बाहरी के नाम पे इन लोगों ने हमें बहुत सुरक्षित महसूस कराया, इनको वोट क्यों दें? और उस वक्त आपकी राष्ट्रीय राजनीति का जो आपका सपना होगा वो धूमिल नजर आ रहा होगा, चूंकि जाहिर है कि आप झारखंड के बाद बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और इस तरीके से। ये मैंने पहले कह दिया अपने दर्शकों के लिए कि हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन जो आप मुद्दे गढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कल के दिन वो मुद्दे बाधक तो नहीं बनेंगे? इस बात का भी खासा ख्याल आप रखते हैं अभी? उनको कन्विंस करने में सफल हो जाएंगे। कन्विंस करने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी सवाल पर हम आते हैं, और ये सवाल है आपके पार्टी के एक अहम सदस्य से जुड़े हुए। जी, फरजान खान कौन है जयराम जी? क्या वे बाहरी हैं? आपने उन्हें पार्टी के महासचिव के पद पर क्यों बिठाया है अगर वे बाहरी हैं तो? और अगर वे झारखंडी नहीं हैं, अगर आपने किसी बाहरी को इतने महत्वपूर्ण पद पे जगह दी है, तो आप अपने झारखंडी अस्मिता को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए सबसे पहली बात है, ये भ्रामक बातें हैं। अगर किसी परिस्थिति में फरजान खान के साथ जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सत्य साबित होगा तो निश्चय ही उस पर हम कार्रवाई खुद पर भी करेंगे, और बिल्कुल खुद पर ही ये करेंगे। आपके ही सबसे, आपके आंदोलन के दौरान के सबसे मजबूत सिपाही और बिल्कुल वो मजबूत और सिपाही हैं, इसीलिए अगर ऐसा दर्शनाथ है तो आकाश पेशे से पत्रकार, उन्होंने खुलेआम ये आरोप लगाया है कि फरजान खान जो हैं वो गैर खतियानी हैं, वो खतियानी नहीं नहीं, चूंकि देखिए सबसे क्या आपने खतियान अभी चेक किया है फरजान खान? हाँ जी, कल ही वो मैंने ऑनलाइन बदलाए तो अपना सर दिखा रहे थे तो ऑनलाइन, क्या कल ही अपने चेक किए। दर्शकों को या अपने नहीं समर्थकों देखिए, हमको को? लगता है कि हमारे समर्थक उसका डिमांड नहीं किए। जिस दिन हमारे समर्थक डिमांड करेंगे हम नहीं लोग, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने नहीं समर्थकों को हम दिखाइए। विपक्षों की नहीं सोचते हैं, मैं- विपक्ष का आलोचना है। कल देखिए सबसे पहले वो जयराम महतो पे जयराम पड़े जी, थे। जयराम जी, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप अपने समर्थकों को ये दिखलाइए कि वे खतियानी हैं या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इंश्योर हैं कि वे खतियानी हैं, वे बिल्कुल हम झारखंडी हैं। इंश्योर हैं वो झारखंडी और वो कल के खतियानी दिन हैं। अगर वे खतियानी नहीं साबित हुए या नहीं हुए, तो क्या आप इसका दोष अपने पर लेंगे? हाँ अपने पर लेंगे, अगर नहीं हुए तो हम उसका दोष अपने पर लेंगे, क्योंकि हम केंद्र अध्यक्ष हैं और उसका दोष हम खुद पर लेंगे। देखिए सबसे पहली बात, मैं उस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए 2.5 सालों से जिस प्रकार से मेरा आलोचना हुआ है, जी। खैर ये भी सही है कि जितना प्यार मुझे मिला झारखंड के इतिहास में शायद किसी को मिले तो अच्छी बात है, जी। क्योंकि 5 साल का बच्चा, नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा, तुतलाते हुए मेरा नाम, मुझसे उम्मीदें पाल के रखा था कि आज 10-10 का सिक्का हमको लगता है आज नहीं करने से 20 बच्चों ने दिया कि लीजिए आप हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो ये प्रेम शायद नसीब नहीं होगा, लेकिन आलोचनाएं भी सबसे ज्यादा हमारी हुई इन 2 सालों में। आलोचना इसलिए हुई क्योंकि ये बात किसी को, देखिए अभी 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव में 5 नए विधायक बने, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं हो, चुकी ओल्ड पॉलिटिक्स हो रहा है। लेकिन एक नया लड़का राजनेता बन रहा है, ये भाई किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा राजनेताओं को, कि ये कैसे बन जाएगा यार, मेरा बेटवा कहीं नहीं बना, अगर स्टार ही बनना था, हीरो ही बनना था, तो मेरा बेटा क्यों नहीं बना, ये क्यों बन जाएगा। तो उस बात की सबको पीड़ा है, एकदम सबको पीड़ा उसी बात की है कि ये कल का लड़का यहाँ तक क्यों आया। 5 उपचुनाव में किसी की आलोचना नहीं हुई, परिवार के लोग ही विधायक बन गए। आप वहां आलोचना करते हैं, वहां ट्रोल करते हैं, या फिर अपने अपने विधायकों को उन्होंने जितना ट्रोल नहीं किया होगा उससे कहीं ज्यादा गुना हमको किया। लेकिन हम तो हंसते हुए, क्योंकि हमको पढ़े में पीएचडी के छात्र है कि मौन और मुस्कान 2 बड़े हथियार होते हैं। हम मौन रहेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन उन्होंने इसके बाद देखा खान साहब को, और इनको इसलिए देखा चूंकि ये भी झारखंड के 23 सालों के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी अल्पसंख्यक को बकायदा टिकट काटने का अवसर, वो सम्मान हम लोगों ने दिया। तो अब देखा इनकी नजर चल गई फरजान खान पे, हमें तो कुछ कर नहीं पाए, हमारी आलोचनाएं, अब आलोचनाओं में वो हद तक गिर गए।
कि हमारे पिताजी का देहांत आज से मतलब लगभग 27 साल पहले हुआ है। हमारे मरे हुए पिताजी को ये लोग नकारात्मक बातें लिखने लगे फेसबुक में, जो कि कोई सत्य नहीं है सर, बिल्कुल सत्य नहीं है। इतना पीड़ा वाला बात हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने हंस के टाल दिया। हम अपना बाप को खुद नहीं जानते हैं। हमारी आयु 1.5 साल थी और हमारे मरे हुए पिताजी को इन्होंने आलोचना किया। अभी भी देखिए फेसबुक में बहुत सारे कमेंट पड़ेंगे, एकदम भद्दे भद्दे गंदे गंदे कमेंट, लेकिन फिर भी हम मौन रह गए, क्योंकि हम, मेरे लिए राज्य प्रथम है। तो जब देखा कि हम विचलित नहीं हुए, हम मौन हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, आलोचनाओं पर भी मुस्कुरा रहे हैं जी, तब उन्होंने खान साहब को टारगेट किया। आपने कहा राज्य महत्वपूर्ण है और इसलिए आप इस पूरे क्रमबद्ध तरीके से आप लगे हुए हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि राज्य में महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। लगभग आपने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उनमें से एक भी महिला उम्मीदवार अब तक सामने नहीं आई। बिल्कुल। क्या आपने एक भी महिला को, चूंकि वे आंदोलनों में बहुत बढ़ चढ़ कर रही, क्या आपने एक भी महिला को इस योग्य नहीं समझा? बिल्कुल योग्य हैं कि आपने उनको एक टिकट तक नहीं दिया? नहीं, देखिए, वे हारे वे जीते, बात अलग है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उनका आपका सवाल, हमें उम्मीद था कि आप इस सवाल पे पहुंचेंगे, क्योंकि आप बहुत जी। इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। नहीं, और निश्चित रहिए, चूंकि महिला हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए सबसे अंतिम जो हमारा अनाउंसमेंट होगा वो किसी महिला के नाम का होगा। ये ऐसा तो नहीं कि कोरम पूरा किया जा रहा है कि नहीं चलो नहीं, इतना कोरम सवाल पूरा पूरा नहीं, इतना सवाल हो जा कोरम रहा पूरा है तो नहीं किया जा रहा है। हम लोग एक बिल्कुल एक बेहतर महिला के साथ एक बेहतर लोकसभा में अपनी दावेदारी ताल ठोकने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, ये तो प्रत्याशियों की बात होगी। आपने अपनी महिलाओं को जो आपके साथ हैं, कितने महत्वपूर्ण पदों पर आपने महिलाओं को जगह दी है? ये एक बड़ा सवाल है कि आपने पार्टी के जो विभिन्न पद हैं, जो बड़े पद हैं, है ना, अध्यक्ष के पद पे आप हैं, फरजान खान एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, इसके अतिरिक्त बाकी महत्वपूर्ण अन्य पदों पर कितने महिलाओं को आज आपने जगह चूंकि दी हम है? लोगों ने इस बात का डिस्कशन किया है कि जब हमारी जेबी केसेस के बाद जो हमारी पार्टी का रजिस्टर्ड हो जाएगा, उस समय एक क्रमबद्ध और बेहतर तरीके से हमारी पार्टी में सभी लोग झलकेंगे, दिखेंगे। दर्शक तो ये भी कह सकते हैं कि जिसने अपनी नई नवेली पार्टी या अपने संगठन में अब तक महिलाओं को उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, वे चुनाव जीतने के बाद हमारी भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करेगा? नहीं, निश्चय, देखिए, नई पार्टी है और जी। सबसे पहला बात है कि सारी चीजें अभी ले दे के उसका सेंट्रल पॉइंट यही दिमाग आता है। ले दे के हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर से घूम के आके धनबाद का तोपचांची प्रखंड में हमारा ही माथे पे आता है। तो निश्चय ही जब हम लोग पार्टी को रजिस्ट्रेशन को लेकर सामने आ जाएंगे, आप कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। मेरे एक दर्शक ने राजमहल से ये सवाल भेजा है, अच्छा, और जब हम लोगों ने वो पूरा क्रिएटिव डाला कि जयराम महतो के साथ हम लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तब हमारे एक दर्शक, मतलब लगभग 500 से 800 मेल आए, फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि आप ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। उनमें से एक सवाल है, और बहुत साहित्यिक लहजे में उन्होंने लिखा कि युवाओं के लिए नौकरी, बुजुर्गों के लिए दवाई, बच्चों की पढ़ाई, किसानों की सिंचाई और महिलाओं की भलाई के लिए केवल बात होती है, काम कम दिखता है। आप अपना कोई घोषणा पत्र जारी करेंगे क्या, या ये मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य, और हम तो तर्क भी देते हैं कि इस देश में 3 चीज़ें फ्री मिलनी चाहिए। एक एजुकेशन, एक हेल्थ और एक जस्टिस। एजुकेशन और हेल्थ तो सभी को एग्री कर जाते हैं, लेकिन जस्टिस पे मेरा ये तर्क होता है कि मान के चलिए अगर जस्टिस अगर फ्री होता, तो मान के चलिए अभी अगर किसी व्यक्ति का बकरी चोरी हो गया है, ठीक बात। अब जाहिर सी बात है उसको तो प्रक्रिया से जाना होगा, केस मुकदमा करना होगा, लेकिन उस केस और थाने का चक्कर काटते काटते बकरी का मूल्य 3000 है और उसका खर्च अगर 3500 हो जाएगा, तो अगला बार से बेचारा बोलेगा कि उस पैसे में हम तो नहीं बकरी ले लेंगे, क्यों चक्कर काटें कोर्ट का। तो इसीलिए ये मेरा ओपिनियन है कि जस्टिस भी फ्री होना चाहिए। बहुत बाकी बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है आपकी। ये मेरा ओपिनियन है कि जस्टिस फ्री में होना चाहिए, नहीं तो अगली बार वो केस के लिए जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा? उससे ज़्यादा जितना का वो केस लड़ रहा है जिस विषय को पाने के लिए, जिस वस्तु को पाने के लिए, या जिस, और उससे ज़्यादा अगर उसका खर्च हो जाएगा तो फिर केस फाइल ही क्यों करेगा? न्याय की महंगाई छोड़िए, न्याय की सबसे जटिल समस्या ये है कि इतनी लंबी और इतनी देर की ये प्रक्रिया है कि लोग अपनी उम्मीद कई बार खो बैठते उम्मीद हैं। खो जाते हैं और मर जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल। उनका नंबर आता है। मैं अब कुछ बहुत सरल सवालों पर आता हूं, और मुझे उसका जो जवाब है वो त्वरित आप देने की कोशिश करेंगे, और इससे स्किप नहीं किया। ये वो वाला सवाल नहीं है कि आप यस और नो वाला, वो उस टाइप का सवाल नहीं है। अच्छा, ठीक। मैं बिल्कुल सरल सवाल पर आता हूँ। हेमंत सोरेन और बाबूलाल में बेहतर नेता कौन लगते हैं जयराम महतो को? इससे स्किप नहीं करना है बशर्ते। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी में, जी। देखिए, अगर बेहतर नेता की बात कही जाए तो सबसे पहला बात 2 कैरेक्टर होता है। हेमंत सोरेन जब
मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद काम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री मटेरियल कहेगा तो बाबूलाल मरांडी थे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। ठीक तो दोनों में एज ए मटेरियल कहा जाए तो बाबूलाल जी थे, लेकिन काम हेमंत जी ने भी अच्छा किया। तो अच्छा कौन लगा? जो 13 महीने का कार्यकाल था, 13 महीने वाला, ये यानी वाला नहीं, हेमंत सोरेन अच्छे हैं 13 महीने का जो उनका कार्यकाल था जी। वो ठीक था। बाबूलाल मरांडी के लिए जो 2 साल स्टार्टिंग 2002 का कार्य था वो ठीक था। तो ठीक ठाक है दोनों। यानी आप उनके कार्यशैली को देखकर ये तय करेंगे कि वो दोनों में से कौन अच्छे हैं। बिल्कुल। ठीक। कल्पना सोरेन को लेके आपके क्या ख्याल हैं? कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में एक स्टार कैंपेनर हैं और पार्टी में जो एक नेतृत्व विहीन पार्टी का जो तमगा दिया जा रहा था जेएमएम को, अब उसकी भरपाई के लिए वे लगातार जो हैं वो मोर्चा संभाली हुई हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मोर्चा एक तरह से कल्पना सोरेन के हाथ में है। कैसे रिएक्ट करेंगे कल्पना सोरेन की पॉलिटिक्स को देख के? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें जहाँ आप अपने आप को माइनस पाते हैं वहाँ प्लस हो जाता है। और हमें लगता है कि हेमंत सोरेन का अचानक जेल चले जाना और कल्पना जी का राजनीति में आना जी। जेएमएम के लिए फिलहाल तो बेहतर हुआ है। हम्म, और चूंकि एक स्त्री हैं, उनके पति जेल में हैं, और प्लस मंचों में भी उनकी पीड़ा दिख जाती है। और भारत के जो वोटर्स हैं भावनात्मक वोटर्स होते हैं, आदिवासी, और मेरा मानना है कि वो भावनात्मक व्यवहार उनके जो जेएमएम का आधार रहा है उसे मैनेज कर लेगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है कि लोगों ने कहा कि जयराम महतो से ये भी जरा पूछिए कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में किनकी कार्यशैली आपको प्रभावित करती है? देखिए, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बने ही नहीं हैं। हाँ। तो अगर वो कभी प्रधानमंत्री एक बने, नेता के तौर पर आप एक अगर बता नेता के तौर पर वो एक सांसद रहे हैं, हम्म, और चूंकि उनका क्षेत्र भी वायनाड केरल में कहाँ है, हम्म। तो उनकी और तो नरेंद्र मोदी जी की तुलना तो नहीं कर सकते। नहीं, फिर भी आप किनकी कार्यशैली से प्रभावित? देखिए, अगर प्रधानमंत्री आप कहेंगे तो हमें चौधरी चरण सिंह, नहीं नहीं, इन दोनों नेताओं में क्योंकि दोनों में तुलना नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, मैं एक तुलने की एक बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री ये है, एक एमपी है। मैं ये कह रहा हूँ कि दो नेता हैं अलग अलग पोर्टफोलियो के, है ना। हालांकि एक पोर्टफोलियो में रहते तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं तो बेहतर आप होता, नहीं कर सकते हैं। एक अंडर 19 का प्लेयर है और एक नेशनल टीम का प्लेयर है, नहीं तुलना होगा। लेकिन अंडर 19 का प्लेयर कई बार वर्ल्ड कप भी खेल जाता है। ठीक है, खेलता है, अलग विषय है, हम्म, लेकिन फिलहाल वो पिच पे नहीं है अभी। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि झामुमो कांग्रेस और भाजपा में से कौन सा दल है ऐसा जिसमें आपकी विचारधारा थोड़ी निकट आप पाते हैं? कांग्रेस, भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, ये तो दोनों नेशनल पार्टियां हैं, हम्म, लेकिन चलिए इसमें और एक जोड़ देते हैं, झामुमो, कांग्रेस, भाजपा और आजसू। इन चारों में सबसे निकट अपने विचार को आप या आपकी पार्टी का विचार सबसे निकटतम किस दल के साथ है? देखिए, फिलहाल चूंकि हम लोग वर्तमान सरकार के विपरीत जाके अपने आप को स्टैंड किए हैं, हम्म, तो लिहाजा हम लोग की विचार की तो कोई दल लगती नहीं है, क्योंकि दोनों जो भी पार्टियां हैं कैपिटलिज्म के ठीक है, सपोर्टर हैं। झामुमो नहीं है जो अभी सरकार में है, या कांग्रेस उसका गठबंधन उसका अलायंस है तो वो नहीं है। भाजपा और वो तो ऑलरेडी आजसू, ऑलरेडी अभी किसानों का दोहन करने में लगी है, तो स्वाभाविक है उनके साथ बेचारा मेल नहीं खाती है। आजसू के साथ। देखिए, वो तो उनके गठबंधन में है, हम्म, और अभी तक हमेशा गठबंधन में ही रहे हैं। ठीक बात। ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है बाकी अन्य सवालों से कि क्या जयराम महतो अपनी पार्टी का विलय किसी दूसरे पार्टी में कभी करेंगे? राजनीति में कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ पर भी निर्भर करती हैं। कई बार जैसे झारखंड के अलग होने में कई बार हमारे नेताओं को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। आप झारखंड की नई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कल के दिन अगर कभी ऐसा मौका आए कि आपको पार्टी का विलय ही करना पड़े, तो क्या आप पार्टी के विलय के लिए तैयार रहेंगे? या फिर अगर जयराम महतो को पप्पू यादव की तरह किसी दूसरे पार्टी में चले जाना होगा, वहां विलय करना होगा, तो उस तरीके से आप विलय करेंगे अपनी पार्टी? देखिए, विलय नहीं, हम लोग गठबंधन पर सोच सकते हैं, और वो रायशुमारी के साथ ही सोचेंगे, पब्लिक ओपिनियन। तो आपने अभी आजसू को भी बताया कि वो भी आपके हिसाब से उनकी देखिए, सबसे विचारधारा पहला के बात हिसाब है से ठीक नहीं कि है। कोई भी जो दल होती है वो निर्जीव होती है। हम्म, उस पीरियड के राजनेता उसमें जान डालते हैं, तो उस पीरियड के जो राजनेता हैं वो पीरियड हमेशा नहीं रहेगा। जब हो सकते फ्यूचर में कोई दौर अलग आएगा, उस दौर के जिन नेताओं के हाथों में इन दलों की कमान होगी, उनकी विचारधारा और हमारी विचार, चूंकि हम लोग यूथ हैं, अभी हम लोग का फ्यूचर है, अगर मेल खाएगी तो उस समय सोचेंगे। ये ठीक वैसी ही हालत है जैसे अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा माहौल बनाया और मंचों से वे कहते रहे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, राहुल गांधी को गिरफ्तार करो। और जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो एक ही मंच पर उन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम को साझा कार्यक्रम किया और उसके बाद देश से आह्वान किया कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो कल के दिन जिसके खिलाफ आज आप आंदोलन कर रहे हैं,
कल के दिन उनके साथ बगैर उनका इतिहास देखे आप उनके साथ गठबंधन या उनका अलायंस का पार्टनर बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिना इतिहास को जाने, बिना अपना मेल को जाने, विचारों को जाने। तो भाजपा आपको खराबी लगी, आजसू के नहीं, साथ हमने आपका? भाजपा आजसू को खराब नहीं कहा। हम्म, उनका जो अभी राजनीति करने का तरीका है वो उचित नहीं है। हम्म, अब बताइए, आप एक व्यक्ति के लिए हंसदेव जंगल दे दिए। आप काला धन की बात करते थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर चुप है देश। ठीक है। अभी तो पीएम केयर फंड का भी राज खुलने वाला है। हम्म, अरे भाई देखिए, सबसे पहला बात, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? ठीक बात। नेशनलिज्म। एक पैट्रियटिज्म होता है, एक नेशनलिज्म होता है। ठीक है। तो नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म में अलग होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि ये झारखंड मेरा है, हम्म, लेकिन झारखंड के लोग मेरे नहीं है भैया, लाइक कश्मीर। हम्म, तो नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म हम्म, दोनों का अलग अंतर है। हम्म, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स कर रही है, पैट्रियटिज्म नहीं। तो अब बताइए, एक व्यक्ति के लिए आप हंसदेव जंगल दे दिए आप। और हाँ, ये तर्क क्या देते हैं, अगर आप कोई बेरोजगार अगर नौकरी मांगे तो कहता है भाई तेरा देश मजबूत हो रहा है, तेरा धर्म मजबूत हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर देश मजबूत होने के लिए अगर किसी को अपना नौकरी को सेक्रीफाई करना पड़े, ठीक है, कर देंगे। लेकिन गरीब का बेटा सेक्रीफाई क्यों करे? उसी कोरोना के काल में माननीय अमित शाह के पुत्र जय शाह की संपत्ति 1600 या 16,000 करोड़ गुना बढ़ जाती है। तो भाई ये गरीबों को क्यों ये कि अरे तू सवाल कर रहा है, देश मजबूत कर रहे हैं भैया, तुम्हारा धर्म मजबूत कर रहे हैं, देश मजबूत कर रहे हैं, और तुम हमके नौकरी मांग रहा है? वाह रे भाई, गरीब बच्चे, गरीब के बेटे से। अगर वास्तव में अगर देश मजबूत होता इनके नेतृत्व में, तो अगर प्रॉब्लम गरीब को बेटे को होती, अगर लाचार के बेटे को होती, किसान कामगार के बेटे को होती, तो उसी समय अगर प्रॉब्लम अडानी के बेटे को होती, अमित शाह के बेटे जी को होती, तो हमें आपत्ति नहीं होती इनकी देशभक्ति से। लेकिन हमें सवाल होगा भाई, उनका संपत्ति बढ़ रहा है और हमें जब हम नियोजन की बात कर रहे हैं तो आप हमें कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, आप हमें कहते हैं तुम ये हो वो हो। तो ये उचित व्यवहार नहीं है। ठीक है। आपके जो सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, है ना, वो एनडीए के पार्टनर भी हैं, आजसू पार्टी के या आजसू के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी। और दूसरे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक घाघ नेता, पुराने नेता, जमे जमाए नेता, है ना। हालांकि टुंडी में उनका अच्छा खासा वर्चस्व रहा, और तोपचांची से आप भी आते हैं। अब आप बताइए कि एक ही जगह से आप लोग आ रहे हैं, तीनों प्रत्याशियों की जमात एक ही है ना, आप लोग तीनों कुर्मी हैं, तीनों का जनाधार एक ही है, आप नए नवेले हैं, कैसे बदलेंगे? इतने कठिन सियासी समीकरण के बीच कैसे जीत का अनुमान आपको हो पा रहा है? या डर भी है कि कहीं हार न जाएं, कहीं हमारी ही जाति हरा दे? क्या लग रहा है हारने फिलहाल? का डर नहीं है। हाँ, अभी तो वो कदम ही रखे हैं। हाँ, देखिए, जहां तक जीत के चांसेस हैं, हम्म, अब मान के चले 3 लीडर में एक को चुनना है, ठीक तो बात। जाहिर सी बात है अब लोग चालाक हो रहे हैं। अब जो लोग अपने बुद्धि विवेक का उपयोग कर रहे हैं, तो अगर उन्हें चुनेंगे तो यूथ को चुनेंगे ना भाई। इनको चुन चुके हैं, हम्म, इनको वो देख चुके हैं, परख चुके हैं। हम्म। तो यदि मान के चले उनके पास तीनों एक ही कौम के लेकिन हैं, मथुरा मतों को कहाँ चुने अब तक सांसद के लिए? हो 3 सकता बार है वे विधानसभा जा चुके हैं, ठीक बात। और क्या उनका काम रहा, कितने एक्टिव रहे हैं, आप ही बताइए। ये सभी जानते हैं। ये हमारे फरजान खान भी जानते हैं, उनके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये सबको मालूम है कितने एक्टिव हैं। देखिए, नो डाउट हम लोग का पलड़ा इसलिए भारी है कि हम लोग नए हैं। वे लोग पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और देखिए, किन्हीं को लगता है ना कि कोई फलाना जाति मेरा बैंक वोट बैंक है और फलाना जाति मेरा वोट बैंक है, तो भैया अब ये नहीं चलेगा गिरिडीह में। क्योंकि गिरिडीह में विस्थापितों की बात करने वाला कौन है? गिरिडीह में छात्रों के पेपर लीक पर बात करने वाला कौन है? यहाँ किसानों के जमीन अधिग्रहण पर बात करने वाला कौन है? वो एक ही शख्स खड़ा है जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं। ये कभी बात ही नहीं करता। क्यों बात करेंगे भैया? आप जाके, चूंकि ठीक है प्रमाणित नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाय की दुकान में तो पूछ सकते हैं कि इनकी संपत्ति क्या है, इनके बेटे लोग कहाँ कहाँ इंगेज हैं, क्या इनकी आर्थिक स्थिति है। अरे भाई, धन धान्य पूर्ण है, आने वाली 10 पीढ़ियां आराम से इनकी खा सकती है। क्या जनता का पेपर लीक से क्या मतलब है? इनके बेटे बैठेंगे क्या चपरासी की परीक्षा में? इनके बेटे बैठेंगे क्या होमगार्ड की परीक्षा में? वो कहीं दिल्ली में बैठकर कहीं देख रहे होंगे विदेशी कंपनियों को टेक ओवर कर रहे होंगे। जयराम जी, आपने इतना कुछ बता ही दिया है, तो मैं चाहता हूं कि ये बता दें अब, चंद्र प्रकाश चौधरी के 5 अच्छी चीज आपको क्या पसंद है, और चंद्र प्रकाश चौधरी के पूरे कार्यकाल में वो 5 चीजें जो आपको अब भी अखड़ती है। देखिए, नो डाउट जब कोई एमपी चुने हैं तो ऐसा नहीं कि काम नहीं किए होंगे, काम किए हैं। बहुत सारी योजनाओं को, जैसे सड़क की योजनाएं बहुत जगह दिखती हैं, और भी बहुत सारे छोटी मोटी योजनाएं हैं जो दिखते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर कभी बात करते हुए नहीं दिखे हैं।
देखिए, क्षेत्र से नदारद रहते हैं उससे हमें कोई तकल्लुक नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है अगर 50 साल 55 साल की आयु होती है तो आप कंटिन्यू 1825 दिन फील्ड में नहीं बन के रह सकते हैं, वो प्रकृति का नियम है। लेकिन जिन मुद्दों के साथ गिरिडीह वासियों ने उन्हें चुना था, बाकायदा उन मुद्दों के विपरीत वो करते हुए दिखे। जब पारसनाथ का विवाद सामने आया, नहीं, मुझे पहले 5 अच्छी चीज़ गिना दीजिए, इसके बाद 5 उस पे हाँ आएँगे बिल्कुल, जो छोटी मोटी कुछ योजनाओं उनके माध्यम से ठीक ठाक हुई हैं, जो ये इनपुट आपको मिल रहा है गाँव में हाँ जब हाँ आप जा केंद्र रहे हैं। सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें कुछ जगह पानी की बात कहिए, कुछ जगह सड़क की बात कहिए, कुछ जगह बिजली की बात कहिए, ठीक ठाक है कहीं कहीं, चूँकि जो है उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि वो ये देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ से होता है। उन्होंने देखा कि पारसनाथ में जो विशेष समुदाय, विशेष धर्म वाले लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनी लोगों में हैं। उन्होंने सीधा उनके पक्ष में लेटर लिख दिया, जबकि उनको इतिहास जानकारी होना चाहिए। गिरिडीह, मारंगमुरु, बड़ो पहाड़, भौमिया जी महाराज के नाम से भी मैंने वहाँ उस दौर भी देता भोता है, निवास करते हैं। लेकिन उन्होंने सीधे एक कलम में लिख दिया कि भाई उनका ख्याल रखा जाए। तो ये बहुत ही पीड़ादायक बात थी। झारखंड के लोग जल जमीन जंगल की बात करते हैं, पूरा पहाड़ी विशेष समुदाय को भेंट ठीक कर है, रहे हैं। ये पहली चीज़। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक कोयला का मैटर आया था, माननीय सांसद जी एकदम धड़ाधड़ छापा मारे, और उसके बाद छापा मारे और उसके बाद फिर देखिए गायब हो गए। उसके बाद तुरंत कुछ दिनों बाद हेडलाइन बना कि 600 करोड़ की कोयला की चोरी प्रत्येक महीने होती है। इसका मतलब शायद जो चाहते थे वो उन्हें वो मिल गया होगा। आए थे, बड़ा अच्छा तीसरी लगा, बिल्कुल सिंघम के स्टाइल में खुद थाना प्रभारी को लेके आके कोयले गाड़ी को पकड़ते थे। ये बड़ा स्टाइल, मैंने उस समय भाषा आंदोलन भी नहीं हुआ था तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा भाई सांसद महोदय ऐसा कर रहे हैं। लेकिन 2-4 महीनों बाद फिर वो यू टर्न ले लिए। तीसरी चीज़, तीसरी चीज अगर कहा जाए तो जो उनका सेंट्रल में जब भी उनकी पार्टी अगर कुछ गलत कर रही हो तो उन्हें कम से कम असहमत होना चाहिए। ये जो बर्निंग इशू थे, लाइक हसदेव का जंगल, वहाँ कम से कम उन्हें एक पत्र तो लिखना चाहिए था। मणिपुर का मामला, मणिपुर का मामला, एक पत्र लिखना चाहिए था प्रधानमंत्री को कि हम आपका दल का ही सेवक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर आप अपना एक्शन लें, इस पर आप चर्चा करें। ठीक बात। चौथी चीज़, और चौथी मैं तो चीज, चाह रहा हूँ कि दर्शक कम से कम देखें कि जयराम महतो के अंदर चल क्या रहा है। वो भी तो समझे कि अब तक इतने क्षेत्र में घूमने के बाद आपका इनपुट अपना क्या है। देखिए उसके बाद या तो जो दर्शक ये कहेंगे कि 4 चीज़ जयराम महतो नहीं गिना पा रहे हैं उनके बारे में। नहीं गिना तो नहीं है 4 चीज उनका काम, लेकिन उनके और एक चीजें जो मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए था, अपनी अर्धांगिनी को रामगढ़ से विधायक नहीं बनाना चाहिए था। क्यों? इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे वजह यह है कि ऑलरेडी तो वो शिक्षिका थी, हम्म, तो अगर वो सेवा ही चाहते थे तो ऑलरेडी तो सेवा के पद पर ही थी ना। इससे क्या है कि चूंकि सामाजिक न्याय का हम पक्षधर हैं, हम सत्ता का विकेंद्रीकरण का पक्षधर हैं, हम संपत्ति के विकेंद्रीकरण का पक्षधर हैं, तो आप केंद्रीकरण कर रहे हैं, एक ही परिवार में सारी सीटों को लेके आ रहे हैं भैया, तो हम केंद्रीकरण का समर्थन नहीं करेंगे, विकेंद्रीकरण का समर्थन करेंगे। सत्ता का भी विकेंद्रीकरण हो और संपत्ति का भी विकेंद्रीकरण हो, लेकिन महाशय सत्ता और संपत्ति दोनों का केंद्रीकरण करने के पक्षधर में है। तो ये चीजें, ये हमको लगता है जनता को भी। ठीक है। ये सवाल जब हम गिरिडीह से वर्तमान सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी से जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे होंगे तो जाहिर है कि ये सवाल बिल्कुल सरकारी नौकरी में थी क्या भाई, अगर सेवा ही मतलब था, राजनीति में क्यों आते हैं सेवा बोल के, तो क्या एक शिक्षक से ज्यादा सेवा कौन देगा भाई, जो फ्यूचर को निर्माण कर रहा है, जो एक फ्यूचर का निर्माण कर रहा है, उससे भी बड़ा सेवा देंगे। तो ऑलरेडी उनकी अर्धांगिनी हमारी मौसी जी ऑलरेडी जब शिक्षिका थी, तो ठीक है ना कि अगर क्यों? वो बच्चों को पढ़ा रही थी, हाँ। अब जो है सबकी सेवा करने का, बुजुर्गों को, अच्छा। युवाओं को, लड़कों को, सबको तो सेवा आप करने परिवार में ही, परिवार में ही किसी अन्य नारी को देखते हैं। कल के दिन ये जयराम महतो कहेंगे कि कल उनकी शादी होगी, उनके बेटे या उनकी बेटी होंगी, तो वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे। आए अपनी प्रतिभा के दम पर आए, हम्म, अपने परिवार के शख्स के नाम पर ना आए, प्रतिभा के दम पर आए, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये साबित तो कल के दिन होगा ना कि सुनीता चौधरी कितनी प्रतिभावान है। कल के दिन ये होगा तो फिर वो हारेंगी चुनाव, ये भी तो हो सकता है। दिखेगा, लेकिन फिलहाल तो आपको नहीं आना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये दूसरा आपका तीसरा वर्जन चुनाव है, में चंद्र प्रकाश चौधरी का हाँ, अपना उनसे भी वर्जन आप सुन होगा। लीजिएगा माननीय क्या कह रहे हैं। मैं आखिरी सवाल के साथ इस पूरे इंटरव्यू की समाप्ति करूंगा। लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी आने वाले भविष्य में आजसू की विकल्प बनकर उभर रही है। आप के ऊपर ये आरोप है कि आप लोग
सिर्फ आजसू का जो वोट बैंक है उसमें आप सेंधमारी की कोशिश में है। नहीं नहीं, जब हमारे पास ऑलरेडी आजसू झारखंड में है तो फिर जयराम महतो या उनकी पार्टी की जरूरत क्या है, अगर ये सच बात है तो इस पर आपका स्पष्टीकरण क्या है हमारे नहीं दर्शकों बिल्कुल के लिए? देखिए, आप अगर क्योंकि जिनको आपके दर्शक मतलब आपके समर्थकों ने बकायदा कई बार वीडियोस के नीचे लिखा है कि आजसू जयराम महतो के सामने या उनकी पार्टी के सामने एक दिन शून्य हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी, तो ये आपके समर्थकों का दावा है ऐसा, तो ये क्यों है? इसके पीछे क्या आप कुछ सियासी समीकरण जोड़ गणित लगा रहे हैं? क्या है ये? अगर ये गलत है तो इस पर आपका स्पष्टीकरण क्या नहीं है? देखिए, सबसे पहला बात, अगर आप आजसू की बात करें तो माननीय स्वदेश जी का उद्गम 1998 के आसपास हुआ है। अगर मेरी एंट्री 2000 में होती, मेरी एंट्री 2002, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी हो जाती, तो आप मानते चलिए आप उनको डैमेज करने आए हैं। भैया राजनीति में एक 25 साल का करियर बहुत बड़ा होता है। नहीं, ये मसला तो वो नहीं है कि जयराम महतो उनको डैमेज कर देंगे। जयराम महतो जो न्यू कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है ना, उससे डैमेज कर सकते हैं, नहीं क्योंकि नहीं, उनका कास्ट देखिए, आपका 25 साल का अगर करियर रहा, हम्म, उस करियर में आपको जितना करना था ना करना था वो कर चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि खत्म हो गया उनका काम? नहीं, हमने ये तो नहीं कहा खत्म, लेकिन एक 25 साल का करियर सम्मानजनक होता है। हम्म, हम अगर उनके 5 साल के बाद आ जाते तो आप कहते कि हम, लेकिन हम तो एक एरा के बाद आए नहीं, हैं। आपने कहा ना कि जो करना था उन्होंने कर दिया। हाँ, जो करना था नहीं करना था उन्होंने किया है। हम्म, हम एक एरा के बाद आए हैं, तो भैया आप न्यू एरा को जन्म भी नहीं लेने देंगे क्या? ये कहाँ से बात हुई? हम तो एक न्यू एरा हैं। तो आप ये कह रहे हैं हम कि उनके समकालिक नहीं है, तो आप ये हम कह उनके रहे हैं पैरेलल भी कि नहीं है। जयराम महतो की पार्टी को नहीं, हम आजसू के रिप्लेसमेंट के नहीं, तौर पे नहीं बिल्कुल देखा कोई जाना रिप्लेसमेंट नहीं। हम एक न्यू एरा है, न्यू थॉट है, न्यू पॉलिटिक्स है, न्यू आइडियोलॉजी है। चाहिए। कैसे जोड़ेंगे आप अपनी पार्टी से राजपूत को, भूमियार को, ब्राह्मण को, आदिवासी को, मुसलमान को? जुड़ ही कुर्मी रहे हैं। तो आपके साथ हैं ही। मुसलमान के तौर पे आपने एक बड़ा पद पे उनको बैठाए ही हैं, जिनको लेकर फिलहाल चर्चाएं बहुत तेज हैं। कैसे करेंगे? कैसे बाकी अन्य जातियों के लोगों को जोड़ आप करके इन आप सवालों से हमें कब बख्शेंगे? आप देखिए, चतरा में अन्य समुदाय के लोग, मैंने बेस्सी वर्ग को टिकट गया है, हजारीबाग में कोयरी कुशवाहा वर्ग को गया है, कोडरमा में यादव समुदाय से हैं। ये तो ठीक है, तो सिंबॉलिक ये पॉलिटिक्स है कि भाई एक तो दिखाना भी है कि छवि भी तो नहीं, दिखाने से एक बात बताए, क्यों दिखाएंगे? पढ़े लिखे नौजवान है भैया, सामाजिक न्याय का मतलब होता है सबकी भागीदारी होनी चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, क्यों दिखाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आप दिखाएंगे। अस्वस्थ हैं कि कल के दिन सभी जातियां, सभी धर्मों के लोगों का आपको अपार स्नेह और बिल्कुल, आशीर्वाद मिलेगा? झारखंडियत भाव से लबरेज तमाम जाति धर्मों का प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलेगा, इस बात की हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो मुझे लगता वैसे है एक आपको उत्तर देना आपने जो कहा कि आप वर्तमान सांसद के इंटरव्यू लेने जाएंगे, जी, वो हमारे विषय में बात नहीं करेंगे। उनको लगता है कि अभी हम लोग बच्चा हैं और उनके जुबान से अगर हमारा नाम आएगा तो कुछ भूचाल मच जाएगा, तो शायद वो हमारे नाम से, जब आपने उनको लेकर हमसे सवाल किया तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष रख दिया, जी, लेकिन जब आप माननीय सवाल करेंगे वो हमारे नाम से ही सीधे सवाल आपका उत्तर देने से परहेज करेंगे। तो खैर कोई बात नहीं है, वो परहेज करें, जनता परहेज करने वाली नहीं है। जयराम जी, कैसा लगा ये इंटरव्यू? लगभग 1.5 घंटे, अमूमन लगभग 1.5 घंटे हम लोगों ने बात की, लगभग 1.5 घंटे तक की बातचीत हुई। कैसा अनुभव रहा? जिन सवालों को लेकर आपके मन में भी था कि इस सवाल का जवाब जो है दर्शकों तक पहुंचाना है, तो क्या वे सारे सवाल आए? हाँ बिल्कुल, सारे सवाल आ चुके हैं और वो दर्शकों तक पहुँचे हैं, और उम्मीद करते हैं कि दर्शक उसे पॉजिटिव वे में लेंगे। और पुनः आपका, आपके तमाम सहयोगियों का, आपके पूरी टीम का इस कोयलांचल की धरती में अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज द फोर्थ पिलर की पहली नई नवेली सेगमेंट नेतागण की शुरुआत जो है वो हुई है। ये इसलिए नहीं हुई है कि जयराम महतो का नाम चल रहा है तो जयराम महतो के साथ इंटरव्यू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए हुआ क्योंकि द फोर्थ पिलर की जन्मत यात्रा जो है वो गिरिडीह में चल रही है। आप जानते हैं कि रांची की जन्मत यात्रा हमने की है, इसके बाद गिरिडीह के अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और इसके बाद धनबाद, हजारीबाग, बाकी झारखंड के शेष लोकसभाओं में भी हमारी उपस्थिति जनमत यात्रा के तहत होगी। बहुत शुक्रिया जयराम जी समय देने के लिए। रात के लगभग 1 बज गए हैं, लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजने को हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दर्शकों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी अन्य लोगों तक, ये नई सीरीज द फोर्थ पिलर की नया प्रयास द फोर्थ पिलर का बाकी अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो आप ज़रूर पहुंचाएं। और आपको ये पूरा इंटरव्यू, ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इसको लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दर्ज करा सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट नेतागण। मैं हूं आपके साथ आकाश और हमारे साथ हैं जयराम महतो। शुक्रिया।